हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको पता है कि अगर ऑयल के दाम कम हो जाते हैं तो कुछ देशों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमें तो पता है कि तेल के दाम बढ़ते हैं तो देशों को दिक्कतें होती हैं, भारत जैसे देश को। पर क्या तेल के दाम कम करने से भी जियोपॉलिटिक्स होती है? क्या जो ऑयल प्राइसेस है इस पे जो मैनिपुलेशन हो रहा है इसकी वजह से सऊदी अरेबिया अमेरिका से दूर जा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही कुछ होता हमें दिख रहा है, जहां सऊदी अरेबिया ने हाल ही में बोला है कि ब्रिक्स को वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्या सऊदी अरेबिया का ब्रिक्स को ज्वाइन करना कैसे ये दर्शाता है कि वो चाइना के और करीब हो रहे हैं, रशिया के और करीब हो रहे हैं कंपेयर टू यूएसए? क्या है ये पूरी कहानी, हम समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कि आखिर ब्रिक्स अचानक इतना इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट क्यों बना है, क्यों इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे देश अप्लाई कर रहे हैं इसकी मेंबरशिप के लिए। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स असल में जितना इसके नाम में अक्षर है उतने देशों का एक समूह है, यानी 5 देशों का एक समूह है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक असल में पहले ब्रिक के नाम से एक इकोनॉमिस्ट थे, जिमो नाइल, इन्होंने 2001 में टर्म कॉइन किया था ब्रिक। इनका कहना था कि ये 4 कंट्री जो हैं, ये ब्रिक कंट्रीज एक बड़ा रोल निभाएंगी 2050 तक, और दुनिया की जो इकोनॉमी होगी, अर्थव्यवस्था होगी, उसकी जो आधारशिला होगी, जो उसको रन करेंगे, ये मेजर कंट्रीज डोमिनेट करेगी ग्लोबल इकोनॉमी को 2050 तक। तो उसके बाद ऐसी उम्मीद लगाई गई थी ऐसी ये जो 4 इकोनॉमीज हैं ये अगर साथ आए, साथ में कोलैबोरेट करें, तो वो एक इंस्टीट्यूशनल ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती है, कि विकल्प दे सकती है दुनिया भर को, जिसके थ्रू और दुनिया में ग्लोबल पीस या कोऑपरेशन बढ़े। इसके लिए कंट्री साथ आई। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी आ गई थी, और अभी इन लोगों के बारे में आप जानते हैं कि हर साल समिट होती है, इंडिया में भी समिट हुई थी। और अभी इसने एक जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव शुरू किया है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को लोन भी प्रोवाइड करता है, और ये बड़े लेवल पे कोशिश कर रहे हैं ग्रोथ को बढ़ाने की, ग्लोबल इकोनॉमीज की। लेकिन ये ग्रुप क्या एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है? क्या ये एक मिलिट्री ग्रुप है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन इस ग्रुप में आप देखो तो रशिया भी है और चाइना भी है, और दोनों बड़े चैलेंजर्स हैं यूएसए के। तो कोई भी अगर इस ग्रुप को प्रेफर अचानक करने लग जाए, जो कि अमेरिका का दोस्त हो, तो अमेरिका को लगेगा एक बार में कि भाई क्यों मेरा ये दोस्त वहां जा रहा है। उसके पीछे क्या कहानी है, जरा ये समझते हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया और अमेरिका का जो संबंध है बहुत स्ट्रांग है। दे आर क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज अलाइज। क्यों है वो अलाइ? इसके पीछे कहानी है ऑयल की, द हिस्ट्री ऑफ ऑयल। अगर आप ऑयल के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले ऑयल किसने यूज करना शुरू किया? तो चाइना ने। और 347 AD में ही चाइना में ऑयल वेल्स मिलने शुरू हो गए थे, तेल के कुएं। शुरुआती समय में 1800 से लेकर 1870 के बीच में, जब क्रूड ऑयल का पहला कमर्शियल ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट हुई और ऑयल का इस्तेमाल करने लग गए, अमेरिका में भी 1859 के आसपास ऑयल वहाँ ड्रिल होने लग गया था। उसके बाद ऑयल इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हुई, और जो मेजर कंपनीज थी उनमें कुछ अमेरिकन कंपनीज हैं, कुछ एरेबियन कंपनीज हैं, और इन कंट्रीज ने मिलके ऑयल को ड्रिल करना, ऑयल को बेचना स्टार्ट किया। और हमें पता है पूरी अर्थव्यवस्था ऑयल पर ही रन करते एक तरह से। और जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो कुछ कंट्रीज को फायदा होता है और कुछ कंट्रीज को होता है नुकसान। देखिए, जैसे सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो होती है जनरली वो ओपेक का पार्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनके अलावा भी कुछ और कंट्रीज हैं जो ओपेक का पार्ट नहीं है, जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। जनरली ओपेक कंट्रीज ऑयल को ड्रिल करके ऑयल निकालती हैं कुओं से, और फिर वो ऑयल बेचने जाती हैं। तो जिन कंट्रीज को ऑयल चाहिए होता है वो उसके लिए पैसे पे करती हैं, यानी कि चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज जो एक मेजर इकोनॉमी है, जिनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी जिनको देखने को मिल रही है, दे विल नीड अ लॉट ऑफ ऑयल। इसके बदले में बहुत सा पैसा वो पे करते हैं। तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत, रशिया, ये ऑयल बेचते हैं, जिसे हम कमोडिटी भी कहते हैं। इनके बेचने पर इनकी इकोनॉमी रन होती है। तो जितने ज़्यादा तेल का दाम होगा उतना बेहतर उनको प्राइस मिलेगी। पर ख़ास बात यह है कि अगर आपके दुनिया में मान लो अभी 100 बैरल ऑयल है सिर्फ, तो उनकी कीमत कितनी होगी? कीमत होगी ज़्यादा, क्योंकि 100 ही बैरल ऑयल है और खरीदार बहुत सारे हैं। तो यानी अगर प्रोडक्शन कम होगा तो कीमत ज़्यादा होगी। अगर आप केवल 200 बैरल तो तेल निकालेंगे या 1000 बैरल निकालेंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। अगर 1 लाख बैरल ऑयल मार्केट में पड़ा हुआ है तो ऑयल का दाम कम हो जाएगा। मतलब अगर मार्केट में ज़्यादा सप्लाई है तो ऑयल की कीमतें कम हो जाएंगी। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम हो जाएगी। बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिल्कुल आलू प्याज की तरह। अगर ज़्यादा सब्जियां बाजार में है तो सब्जियों के दाम कम होंगे। सब्जियां बाजार में अगर कम होंगी तो सब्जियों के दाम ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोगों को तो सब्जियां चाहिए ही चाहिए। ठीक उसी तरह ऑयल के साथ खास बात यह कि आप कितना ऑयल निकाल रहे हैं वो एक कंट्री डिसाइड करती है कितना ऑयल वो पंप आउट करेंगे कुओं से। अगर वो कम ऑयल निकाल रहे हैं अभी, तो ऑयल के दाम क्या हो जाएंगे? कम ऑयल निकलेगा, मार्केट में ऑयल कम होगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और उससे उनको फायदा होगा। तो दे वुड वांट लेस ऑयल इन द मार्केट, ताकि प्राइस बढ़ी रहे। जनरली ऐसा होना चाहिए। लेकिन केवल कुछ ही देश नहीं है ऑयल जिनके पास है, बहुत से देश इनके पास ऑयल है। अगर मान लो सऊदी अरेबिया ऐसा कहे कि हम कम ऑयल
पंप करेंगे ताकि ऑयल का दाम बढ़ा रहे, लेकिन ईरान जो है वो ढेर सारा ऑयल निकाल ले अपने कुओं से और सस्ते दरों में बेचना स्टार्ट कर दे। तो जितने कस्टमर सऊदी अरेबिया के हैं सब ईरान चले जाएंगे, है ना। तो इसी तरह दुनिया में कई कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जैसे रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अमेरिका के करीब हैं, कुछ हैं जो अमेरिका की दुश्मन है। फॉर एग्जांपल रशिया और ईरान। तो रशिया एक मेजर कमोडिटी एक्सपोर्ट कंपनी है। रशिया के ऊपर जब भी दबाव बनाना होता है तो अमेरिका चाहता है कि मार्केट में ऑयल और गैस के दाम नीचे गिर जाएं। जैसे ही ऑयल और गैस के दाम नीचे गिरेंगे तो रशिया के पास पैसे नहीं होंगे अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। ठीक वैसा ही वो ईरान के खिलाफ करना चाहता है। तो वो बार बार सऊदी अरेबिया और ओपेक की कंट्रीज को बोलेगा कि आप ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दो, जिससे मार्केट में ज़्यादा तेल आए, तेल की कीमतें कम हो जाएं और ईरान और रशिया जैसी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को बहुत नुकसान झेलना पड़ जाए। ये कंट्रीज, सही बात है, अमेरिका कह रहा है कर देंगे, पर जब रशिया और ईरान को नुकसान हो रहा है तेल की घटी हुई कीमतों से, वही नुकसान तो सऊदी अरेबिया और ओपेक की कंट्रीज को भी होगा ना, क्योंकि वही तेल तो वो भी बेच रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे? तो इसके पीछे बेसिक पॉलिटिक्स है, दो ऑयल पॉलिटिक्स। यानी आपको पहले देखना होगा क्या है संबंध सऊदी अरेबिया और यूएसए का। सऊदी अरेबिया और यूएसए का संबंध बहुत पहले शुरू होता है, जहां यूएसए मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता था सऊदी अरेबिया को और सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करता था ऑयल यूएसए को। सिंपल सी बात है। लेकिन 2000 के आसपास जब चाइना ने ग्रो करना बहुत तेज़ी से शुरू किया तो वहाँ पर ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ऑयल की डिमांड बढ़ते ही ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाने लग गए। तो उससे सऊदी अरेबिया को बहुत फ़ायदा होना शुरू हुआ। इससे पहले केवल यूएसए ही एक मेजर क्लाइंट था सऊदी अरेबिया का, बड़े लेवल पर जो ऑयल खरीदता था, क्योंकि रशिया के पास खुद का भी बहुत सारा ऑयल था। तो पहले दो सुपर पावर थी, यूएसएसआर और यूएसए। तो यूएसए की ऑयल की डिमांड सऊदी अरेबिया पूरा करता था और सऊदी अरेबिया को उसके बदले में सिक्योरिटी मिलती थी थ्रू यूएसए, और ऑब्वियसली डॉलर्स भी मिलते थे। फिर चाइना इस खेल में आया। चाइना को डिमांड थी, चाइना के पास पैसे थे, उन्होंने पैसे पे करने शुरू किए और जो तेल कभी $45 पर बैरल हुआ करता था वो 2008 में जाकर $189 पर बैरल तक पहुंच गया था, विच वॉज अ ह्यूज स्पाइक। इसका फायदा होगा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को, सऊदी अरेबिया को, रशिया को, ईरान को, यूएई को। इसी टाइम में अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन भी लगा दिए, इराक पे हमला भी कर दिया था उससे पहले पिछले दशकों में। तो उन देश की इकोनॉमी को नुकसान हुआ क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं थे कि मार्केट में ऑयल ढंग से बेच पाएं, लेकिन सऊदी अरब को फ़ायदा हो रहा था। लेकिन जब ये ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए तब क्या हुआ? शेल फ्रैकिंग, यानी आप पहाड़ों में गड्ढे करके उसके नीचे से एक पाइप के थ्रू ऑयल ड्रिल करते हैं, जो कि अमेरिका में भी सप्लाईज थे जो रिजर्व थे, वो करना वायबल होने लगा। यानी ऑयल के कुछ छोटे छोटे शेल्स होते हैं जो अमेरिका में भी हैं, लेकिन उनको ड्रिल करके निकालने में बहुत पैसा खर्च होता था। तो अगर ऑयल के दाम लेट्स से $80 हैं या $40 हैं तो अमेरिका को फ़ायदा नहीं था ड्रिलिंग में, उतना खर्चा लग जाता जितने में बाहर से ऑयल खरीद लेते हैं। जब ऑयल के दाम बहुत बढ़े तो अमेरिका को देखा, अरे हम फ्रीकिंग करके भी तो ऑयल निकाल सकते हैं, हमारे पास खुद का ऑयल हो जाएगा। और अचानक यूएसए बन गया एक ऑयल एक्सपोर्टर, जिसको सऊदी अरब से तेल लेना होता था वो अब तेल बेचने लग गया। तो 2010 में पहली बार यूएसए एक नेट एक्सपोर्टर बन गया ऑयल का, यानी सऊदी अरेबिया के हाथ से एक मेजर कस्टमर उसका चला गया क्योंकि वो ऑयल खरीदते थे। अब अमेरिका उनसे तेल खरीदेगा नहीं, लेकिन अमेरिका की आदत है कि सऊदी अरेबिया दबाव बनाने का कि भाई ऑयल का दाम कम रखो ताकि रशिया को फ़ायदा ना हो या ईरान को फ़ायदा ना हो, या जब उन्हें लग रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनको नुकसान हो रहा है तो वो सऊदी अरब पे दबाव बनाते थे। लेकिन अब सऊदी अरब का कॉम्पिटिटर खुद बन के यूएसए आ गया ऑयल बेचने के मामले में। और सऊदी अरब का मेन कस्टमर कौन बना? तो चाइना, क्योंकि चाइना को चाहिए बहुत सारा ऑयल और इंडिया भी उनमें से पार्ट है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो यूएसए सऊदी अरब से ऑयल खरीदता था वो अब खुद ऑयल बेचने लग गया और सऊदी अरबिया के ऊपर दबाव बनाने लग गया कि अपना प्रोडक्शन आप बढ़ाओ ताकि तेल के दाम कम रहे, जिससे नुकसान किसको हो रहा है? सऊदी अरबिया को भी हो रहा है। आई होप कंफ्यूजन नहीं हो रहा आपको। तो रिसेंटली अमेरिका में जो बाइडेन, इन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ऑयल का प्रोडक्शन और बढ़े, ओपेक और ऑयल निकाले जिससे ऑयल का दाम मार्केट में कम रहे। मार्केट में ऑयल का दाम कम रहेगा तो इकोनॉमीज को ग्रोथ मिलेगी। उनके जो कॉम्पिटिटर हैं जैसे रशिया, उनको भी नुकसान होगा यूक्रेन वॉर के बाद, क्योंकि उनके तेल की कीमतें और कम हो जाएंगी, तो उनकी अर्थव्यवस्था को जो मदद चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा कहा कि हम वो नहीं करेंगे। उन्होंने अपना ऑयल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया और कम करके रखा, यानी मार्केट में कम तेल आएगा तो कीमतें ज़्यादा रहेंगी। इससे सऊदी अरब को तो फ़ायदा है ही है, ईरान को भी फ़ायदा है, रशिया को भी फ़ायदा है, जो अमेरिका नहीं चाहता। तो भाई प्रोडक्शन कम निकलेगा, दाम बढ़ेंगे, तो उससे चाइना कहाँ से आ गया इस बीच में? चाइना इसलिए आता है क्योंकि चाइना और रशिया साथ हैं सऊदी अरबिया के इस बात के ऊपर कि भाई उनको कम तेल निकालना चाहिए। चाइना तो नहीं, रशिया ज़्यादा उसके साथ है। जो दिख रहा है कि यहाँ पर सऊदी अरबिया शायद अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया के करीब होता दिख रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको तो ऑयल बेचेंगे कहाँ? वो जो उनका मेन खरीदार है वो है चाइना, जो तैयार है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करने को भी।
तो आपको दिख रहा है कि जहां बात आती है डॉलर्स की, जहां आती है ऑयल बेचने की, वहां पर अचानक से चाइना बीच में आ रहा है, अमेरिका की जगह ले रहा है। और सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा एलाय रहा है अमेरिका का हमेशा से, लेकिन अब सऊदी अरेबिया को लग रहा है कि उसे अमेरिका से ज़्यादा ऑप्शंस बेटर दे सकता है चाइना, तो वो चाइना के करीब जा रहे हैं। और ब्रिक्स में ज्वाइन करने का मतलब ये है कि ब्रिक्स के और जो मैकेनिज्म होते दिख रहे हैं, जैसे रिसेंटली जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए, तो ऐसा रशिया ने कहा क्यों ना हम डॉलर्स के बजाय खुद ब्रिक्स की एक रिजर्व करेंसी बास्केट बनाएं, जिसमें कि रूबल, रुपी, रनबिनबी और रैंड और रियाल जैसे जो करेंसी है, इनका एक समूह होगा जो कि इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि यूएस डॉलर्स का, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस डॉलर की पकड़ कम हो जाएगी। उसके बदले में इन देशों की मुद्राओं के द्वारा भी व्यापार किया जा सके, इससे अमेरिका का सैंक्शन प्रभावित नहीं कर पाएगा रशिया को। तो इन सभी कारणों से आप देख रहे हो रिसेंटली सऊदी अरेबिया लगातार अगर ब्रिक्स ज्वाइन करता है और ऐसी कोई करेंसी मार्केट में आती है, तो रशिया चाइना को हेल्प मिलेगी और अमेरिका का जो कंट्रोल है ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर कम होगा। तो इसको ये भी देखा जा रहा है कि चाइना जो अपनी राइज देख रहा है ग्लोबली, वो चाह रहा है कि जो एलाइज हैं अमेरिका के, उनको इससे बाहर निकाले। तो नॉर्मली जो पॉलिटिक्स इन 3 कंट्रीज़ के बीच में होती थी या इन कंट्रीज़ के बीच में हुआ करती थी, वहाँ पर अब चाइना की एंट्री हो रही है और ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने की बात करके सऊदी अरेबिया अमेरिका पे प्रेशर बढ़ा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो कहें हम वो करेंगे। और वो चाइना की बातों में, या रशिया भी उसमें इन्वॉल्व है, उनके ज़्यादा करीब होता दिख रहा है। तो अगर ब्रिक्स वो ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद G7 की जो पावर है वो घट जाएगी और कंपेयर टू G7 ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस की पावर और कैपेसिटी बढ़ेगी और उनका ग्लोबल से बढ़ेगा। शायद इससे चाइना को और ज़्यादा लेवरेज मिल जाएगा। अभी सऊदी अरेबिया से ज्वाइन करेगा नहीं, ये हमें पता नहीं है, उन्होंने अप्लाई तो किया है, अगले साल हमें इस साल पता लग जाएगा 2023 में। बट ये क्या एक शुरुआत है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की? क्या ये शुरुआत है अमेरिका के कमज़ोर होने की ग्लोबल इकोनॉमी? क्योंकि सऊदी अरेबिया उनका एक मेजर अलाई था, वेस्ट एशिया में उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, और ओपेक जैसे संगठन को कंट्रोल करने में बड़ा रोल वो निभाते हैं। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि शायद जो अब ऑयल पॉलिटिक्स है वो ग्लोबल लेवल पे जा चुकी है और ऑयल से निकल के वो इंस्टीट्यूशनल लेवल तक आ चुकी है, जहाँ पर ब्रिक्स जैसे संगठन को मदद मिलेगी अगर सऊदी अरेबिया जैसा प्लेयर अमेरिका का जो मेजर अलाई है वहाँ से निकल के ज़्यादा करीब आता है ब्रिक्स में। और ब्रिक्स में ईरान भी कोशिश कर रहा है कि उसे भी एंट्री मिल जाए। लेकिन ये सभी चीज़ें दिखाती हैं कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स प्ले होती है, कैसे एक ऑयल पॉलिटिक्स भी रिलेट करती है बहुत सारी चीज़ों से। अगर आप और डिटेल में जाएं तो आपको दिखेगा कि पहले यूएस ने जब इराक को इन्वेड किया तो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जब रिसेंटली जब कोविड आया तो तेल के दाम बहुत कम हो गए थे, जिसमें सऊदी अरब जैसे देश को बहुत नुकसान हुआ। तो जब कोविड खत्म हुआ, वो चाहते थे कि ऑयल के दाम बढ़े हुए रहे ताकि और ज़्यादा वो मुनाफा कमा सके। इस स्थिति में अगर अमेरिका उनको कह रहा है कि आप ऑयल का प्रोडक्शन घटाओ, तेल की कीमतें कम करो, इससे उनको नुकसान हो सकता है। तो ये सारी पॉलिटिक्स प्ले होती है इंटरनेशनल अफेयर्स में। और इस तरह एक जो आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, सऊदी अरेबिया वांट्स टू जॉइन ब्रिक्स, इसके कितने सारे और आयाम हो सकते हैं, जहाँ चाइना अमेरिका पॉलिटिक्स, रशिया अमेरिका पॉलिटिक्स और सऊदी अरेबिया शिफ्ट अगेंस्ट अमेरिका की तरह भी देखा जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको देख के अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग ओनली।